स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे फॉल ऑफ हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर के बारे में अब आप लोग बात क्यों नहीं सुनते हैं, तो आइए समझते हैं। तो समझिए सपना क्या दिखा गया था हाइड्रो पावर के बारे में। हाइड्रो पावर के बारे में सपना दिखाया गया था कि भैया रिवर्स तो हमेशा के लिए, नदियाँ सदियों 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 सदियों, मतलब जब से इंसानियत कोई चीज़ मेंटेन कर रहा है तब से पता है नदी था, है और रहेगा। हम ये सपने पे चल रहे थे और इसमें फ्लो 24/7 होता रहता है। हाँ, बस फ्लो का मात्रा कम बेसी होता है, मतलब गर्मी में थोड़ा कम हो जाएगा, ठंडा में थोड़ा सा बढ़ जाएगा और बारिश में थोड़ा भावनाओं में बह जाएगा। बट आइडिया ये था कि भैया पानी ज़रूर रहेगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन रहेगा ज़रूर और ये 24/7 चलेगा। और हम इस बात को मान के चल रहे थे क्योंकि ये मतलब चले आ रहा था, दशकों, दशकों, दशकों से चला आ रहा था। तो हिसाब ये समझिए कि हम लोग ये मान के चल गए कि ठीक है, नदी है और हमारे पास हिस्ट्री का डेटा है कि भैया नदी का कुछ नहीं हो सकता, तो हम लोग ये मान के चल गए। और रहा बात कि इससे अगर हम लोग पावर निकालते हैं, तो कोई पॉल्यूशन नहीं होता, कोई इमिशंस भी नहीं होते और ये एक तरह से ग्रीन भी है क्योंकि आप देखोगे क्या कि पानी आया, पानी निकल गया, काम खत्म, द एंड। कुछ कुछ बदला थोड़ी, मतलब कि पानी आया, पानी आपने इवेपोरेट कर दिया, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। पानी आया, चला गया। तो मतलब हम लोग को सपना बहुत अच्छा लगा ये कि मतलब डैम बनाओ, सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। आते थोड़ा डैम को समझने में। तो डैम पे ये समझिए कि है क्या, घुमा फिरा के डैम का मतलब क्या होता है, एक बड़ा दीवार, काम खत्म, घर जाओ। डैम घूम फिर के एक बड़ा दीवार है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है वो। और इसका काम होता है रिजर्वायर बनाना। जो पीछे आप रिजर्वायर देखते हैं, ये रिजर्वायर का काम होता है बफर करना। अब ये डिपेंड करता है कहाँ पे बनाया गया है, किस तरह का रेनफॉल है, किस तरह की मैथमेटिक्स है। इसको लोग बैठ के टाइम लेके स्टडी करेंगे जब तक आप चाइना में नहीं हो। चाइना में तो कुछ भी बना देते हैं, जैसे बाकी लोग सिर पिटते रहते हैं, भैया क्या कर रहे हो। बाकी कहीं पे भी वो करना है तो ढंग से इसकी स्टडी की जाएगी और स्टडी कुछ साल खा सकता है या एक दशक तक भी खा सकता है। और ये स्टडी के हिसाब से आपको रिजर्वायर का साइज डिसाइड किया जाता है और ये इसी का काम है। अगर रिजर्वायर सही से चल रहा है, सही साइज का बनाया गया, तो बारिश और गर्मी सबको संभाल लेगा। और इसका काम होता है फ्लड को रोकना और रिचार्ज इन समर। मतलब अगर आपने रिजर्वायर अच्छा से कर लिया है, ठीक है, अब आपका गर्मियों में नदी सूखे जा रहा है, सूखे जा रहा है, यहाँ तो आपके पास बफर है, आप इसको दरवाजा खोल के नदी को रिचार्ज करते रहोगे, भैया नदी तुम ज़्यादा ना सूखो। ये आप कर सकते हो, मतलब फ्लड को संभाल सकते हो और गर्मी को भी संभाल सकते हो, दोनों। इसीलिए इसको लोग बनाना चाहते हैं। और आपके पास जो वाटर हेड मिलता है, वाटर इतना ऊपर आ जाता है कि उससे आपको ये फ़ायदा होता है कि बहुत एनर्जी आप निकाल सकते हैं। जैसे डैम का जो हाइट है वो जितना ज़्यादा ऊपर होगा, मतलब 100 मीटर है, बम बम मात्रा में पानी आप उससे बहा सकते हैं और उससे बम बम मात्रा में जनरेटर चला सकते हैं। हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त जनरेटर आप चला सकते हैं। यानी कि आप बात कर रहे हैं कई कई गीगावाट तक के प्लांट्स आते हैं। जैसे कि मैंने रिसेंटली एक डैम देखा था, अराउंड 1.2 गीगावाट का था। थ्री गोर्जस डैम 12 गीगावाट का है और कुछ कुछ तो उससे भी ऊपर बनाने की बात चल रही है। तो हिसाब ये समझिए कि बहुत बना सकते हैं, लेकिन एक बात समझना बेहद जरूरी है, ये दीवार, लेकिन इसका मेंटेनेंस बैलेंस पे चलता है। यानी कि कितना आपको सेफ्टी रखना है, कितना आपको पावर प्रोड्यूस करना है, कितना आपको फ्लो रखना है, ये तीनों चीज को बैलेंस करना होता है। और कई बार उल्टा भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए आपको पता है कि मतलब आपका वेदर डिपार्टमेंट बोला देखो भैया कस के बारिश होने वाला है, मतलब समझ रहे हैं ना, कस के बारिश होगा, एक काम करो रिजर्वायर को पूरा ड्रेन कर दो। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इसमें जगह रहे अब्जॉर्ब करने के लिए। तो साइड इफेक्ट होता है कि वो नीचे ऑलमोस्ट माइनर फ्लडिंग ले आता है अगर वो इमरजेंसी में ये सब किया जाए। तो जनरली कोशिश की जाती है कि प्लानिंग रहे, कि इसीलिए वेदर फोरकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी आप नहीं चाहोगे कि रिजर्वायर ऑलमोस्ट 90% फुल रहे, तो आप रखोगे, मतलब अगर रेनी सीजन आ रहा है डैम का दरवाजा ज़्यादा टाइम के लिए खोल दिया जाएगा कि भैया एक काम करो, थोड़ा सा जस्ट इन केस थोड़ा सा ठंड रखो कि बारिश थोड़ा ज़्यादा होने लगे, धड़ाक से ओवरफ्लो ना हो। तो स्पिलवे जिसको कहते हैं, स्पिलवे का इस्तेमाल ना करना पड़े। लेकिन अगर आप ये सब बैलेंस ठीक से नहीं करते हैं, आपका डैम स्वाहा हो सकता है और ये हो चुका है। ये तो छोटा एक तो चेक डैम की बात कर रहे हैं, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे रिजर्वायर्स कई सारी जगह हैं, कई सारे छोटे-छोटे हैं और ये सब को अगर बैलेंस नहीं किया जाए, फ्लो को ठीक से मैनेज नहीं किया जाए और जो पावर आउटपुट आप निकाल रहे हैं, कई बार होता है कि पावर के चक्कर में आप रिजर्वायर का सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं कि आपको पता है, आपको मतलब समझिए मौसम विज्ञान कह रहा है देखिए सर कस के बारिश होने वाला है। पावर बोला देखो भैया देश में बिजली की बहुत कटौती हो रही है, एक काम करो तुम ज़बरदस्ती का पावर बनाओ, मतलब बम बम पावर बनाओ। बनाने अब रिजर्वायर आपका फुल था, बारिश हुआ, रिजर्वायर ओवरफ्लो हो गया, गए आप। तो समझना ज़रूरी था, ये तीनों चीज़ को बैलेंस करना होता है। और हाँ, ऑब्वियसली आप पावर ऐसा चीज़ नहीं है जो आप जब देखो तो आप बंद कर देना चाहोगे, ऑब्वियसली आप उसको बैलेंस रखना चाहोगे। तो वही देखिए, पावर, फ्लो, सेफ्टी, ये तीनों को बैलेंस करना रहता है। गलती करेंगे डैम टूट जाएगा और जितने बड़े बड़े डैम टूटेंगे वो इतना बड़ा तबाही मचाएगा कि आप बोलेंगे भैया परमाणु बम तो छोटा था। तो और मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली अगर थ्री गोर्जस डैम कभी उड़ा तो जितना नुकसान वो करेगा, हिरोशिमा नागासाकी में, अरे यार हम तो बच्चे में निपट गए थे। बहुत तबाही मचा सकता है डैम, खासतौर पे बड़े वाले और खासतौर पे जिसका रिजर्वायर पूरी तरह से चार्ज्ड है। तो बात है हकीकत में, सपने तो हमने बहुत देखे, तो हकीकत में क्या हुआ? हकीकत में ये हुआ कि हम लोग एक मिसकंसेप्शन पे चल रहे थे। फ्लडिंग से हमारा नुकसान हो रहा था, लेकिन फ्लडिंग जो है
वो नेचर का इकोसिस्टम में लगा हुआ है, मतलब नेचर बना है उसको मैनेज करने के लिए। जैसे कि हम लोग को पहले अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि जो फॉरेस्ट फायर होता है, कुदरत बना है फॉरेस्ट फायर को संभालने के लिए। वो उसका इकोसिस्टम का एक समझिए क्लेंजिंग साइकिल है कि भैया हो गया, सब पेड़ हो गया, हाँ जला दो, स्वाहा, हाँ राख आ गया, सारे मिनरल्स नीचे आ गए, फिर से नए क्रॉप्स आने लगे, नए मतलब नई ब्रीड साइकिल चलने लगेगी। मतलब समझ रहे हो, उनके लिए नॉर्मल चीज़ है। फ्लडिंग वैसे ही मछली के लिए, इकोसिस्टम के लिए एक नॉर्मल चीज़ है कि बस होता है। इट्स लाइक इट्स नॉट समथिंग कि अरे ये बिगड़ गया ना ना ना, उनके लिए इट्स लाइक भाई ये होता है, ये सीजनल चीज़ है, होता है। तो इसका असर क्या पड़ता है? इसका असर पड़ता है कि आप सोचते हो ना कि भैया हम लोग खेती इसी तरीके से करते आ रहे इतने साल से, कभी फर्टिलाइजर का जरूरत नहीं पड़ा। और आजकल जब देखो तब बिना फर्टिलाइजर की खेती का कारण क्या है कि सेडिमेंट नहीं आ रहा है आपके पास। रिवर जब चलता है तो उसमें बहुत सारे मिनरल लीच होते हैं, उसमें मतलब एक सेडिमेंट का एक परत बन जाता है, वो परत बहता रहता है। फ्लडिंग के टाइम वो ओवरफ्लो होता है, नदी से निकल के मतलब समझिए फ्लड प्लेन्स को कर देता है। सबसे ज्यादा फर्टाइल कौन जगह होता है? फ्लड प्लेन्स। क्यों? क्योंकि वहां सेडिमेंट आता रहता है, सेडिमेंट उसे फर्टाइल रिचार्ज करते रहता है, उसी पे हम लोग खेती करते आ रहे थे। अब बात है जब हमने डैम डाल के रोक डाला कि नहीं भैया सेडिमेंट अब डैम के नीचे जमा हो गया है और वो सेडिमेंट तो अब आ नहीं रहा, तो यानी समझिए आप सीधा सीधा मिनरल्स, न्यूट्रिशन सब क्लैश कर दे रहे, काम खत्म, दी एंड, वो लटक गया। तो इसीलिए हमारे सारे जमीन जो है स्वाहा हो गए। ऐसे अंडरग्राउंड वाटर को भी फर्क पड़ता है। अगर उतने बड़े एरिया में पानी बह रहा है, नदी जो बह रहा है, लेकिन अगर बहुत बड़े एरिया में पानी आ जाता है जो कि बाढ़ में होता रहता था, तो वो अंडरग्राउंड में थोड़ा सा सीप होता था, तो उससे अंडरग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता था। तो ये दोनों हमने रोक डाला, तो समझ लीजिए इकोसिस्टम तो छोड़िए, फ्लडिंग का जो बेनिफिट था वो गया। अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर, यानी कि जो पानी है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी है, डिस्टिल वाटर थोड़ी है, उसमें बहुत चीज़ है। लेकिन अब हर बार अगर आप सेंटीमेंट ये रोक देते हो, सेडिमेंट रोक देते हो, तो पानी का नेचुरल जो वो है न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम हो जाता है। और उसका साइड इफेक्ट होता है कि वो जो पानी के बायोलॉजिकल लाइफ जो उसमें पनपता है, जो उसको हेल्दी रखता है, कि मतलब एल्गी ब्लूम उसको ना साफ कर दे या एक स्पीशीज उसको साफ ना कर दे, वो सबका जो बैलेंस रखता है वो टूट जाता है। बैलेंस टूटता है, बायोलॉजी खत्म हो जाती है, बायोलॉजी खत्म हो जाता है, पानी सड़ जाता है। इसीलिए बता कहते हैं ना जमा हुआ पानी अच्छा कभी नहीं होता। कारण वही है, रिजर्वायर क्या है? जमा हुआ, आपने जबरदस्ती का उसका रोक दिया है और उस पर खूब मेहनत किया जाता है कि रिजर्वायर पूरा बासना मारने लगे। लेकिन आप समझ रहे हो, मतलब आप लड़ रहे हो कुदरत से, जो कुदरत का साइकिल है उससे आप लड़ रहे हो, लड़ पा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है कि इतना भरपुष्ट हम लोग दीवार बना ले रहे हैं जो टिक जा रहा है। ऑलमोस्ट मैजिक है कि आप सोचिए ना, जो चीज़ पहाड़ काट दे रहा है उसको हम लोग बोले भैया रुक जाओ, और वो रुक जा रहा है। तो ये समझना जरूरी है, लेकिन बायोलॉजी स्वाहा हो जाता है। और इसका फॉल आउट जो होता है, जितने स्टेप्स नीचे आते जाएंगे खत्म हो जाता है। मतलब जो नदी में लोग ऐसे मतलब जाले मछली का आप पटाख से मछली मिल गया, हेल्दी मछली मिल गया, खूब इकोसिस्टम है, पूरा चिड़िया का इकोसिस्टम चल रहा है, सब चीज़ चल रहा है, स्वाहा। वो जो उस नदी का पानी से मतलब एक फॉरेस्ट से गुजरता, फॉरेस्ट हेल्दी रहता था, फॉरेस्ट सूख गया, खत्म। अब बोले सर पानी से जा रहा है, न्यूट्रिशन कहाँ है उसमें? तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है बायोलॉजिकल सेंस में, मतलब साफ कर दे, और हमें भी नुकसान होता है। बोले ना, अब कितनी बार फार्मर फर्टिलाइजर खरीद सकता है? पर एक जमाना होता था कि फर्टिलाइजर कभी कभार, अरे इस बार थोड़ा सा डाल दिया, ठीक है। अब है कि बिना फर्टिलाइजर सोचते ही नहीं है, मतलब वो बजटिंग कर रहे हैं, हाँ भैया अनाज इतना खरीदेंगे, इतना फर्टिलाइजर कर रहे हैं, भैया ये कब से हो गया? कारण वही था कि जो नदी जो रिचार्ज करता था वो नहीं करता। और अगर कभी डैम टूटा, तो जैसे ये ब्राजील का रिसेंट सिचुएशन था कि डैम टूटा, तबाही मचा डाला। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हकीकत में जो सपने दिखाए गए थे वैसा है नहीं, तबाही बहुत मचाता है ये। अब बात करते हैं सर, पॉलिटिक्स में घुस जाता है। अब पॉलिटिक्स ये जो है ना, क्योंकि आपको ड्राउट बनाने का ये पावर दे रहा है, यानी कि आप सूखा लगा सकते हैं। आपने डैम बना दिया, आपने बोला सरकार को कि भैया हम आपको बिजली बेचेंगे, हमें डैम बनाने दे दो। उसने देखा कि पीछे वाले एरिया में बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, लेकिन आगे तो लोग हैं, आगे तो लोग हैं, और आपने उनका वाटर सप्लाई का कम कर दिया। और यहाँ पे लोग चीज़ समझना पड़ेगा कि जो रिवर का इनफ्लो है वो अगर अनरिस्ट्रिक्टेड रहता है तो उसका मेजॉरिटी यहाँ आ जाता है। अब आप बड़का सा रिजर्वायर जो डाल दे रहे हैं, वो इनफ्लो तो आपका चेंज होता रहता है, बारिश में बढ़ जाता है, गर्मी में कम हो जाता है, वो रिजर्वायर कर रहे हैं तो आउटपुट जो है वो बहुत कम हो जाता है। मतलब ग्रैंड टोटल पानी जो निकल रहा है वो बहुत कम हो जाता है, और इसीलिए ये सब सूखने के पास आ जाता है गर्मी में। तो आप बोलेंगे रिजर्वायर रिचार्ज मतलब डिस्चार्ज करके क्यों नहीं करते? बात है, रिजर्वायर हमेशा हाई प्रेशर में रखना चाहता था ताकि जनरेटर अच्छे से चल सकें, तो इसलिए रिजर्वायर को फुल रखे रहते हैं। तो मतलब जबकि इसको बनाया गया था कि भैया पानी का फ्लो एकदम कॉन्स्टेंट रहे, वो रहने नहीं देते। भैया उनको बिजली बेचना है, बिजली बेचने से प्रॉफिट होगा, उसी प्रॉफिट से ये डैम मेंटेन करेंगे, तो फंस जाते हैं। ये ड्राउट क्रिएट करने लगते हैं कि उनके नीचे वाले एरिया में सब साफ, भैया सब साफ, सर पानी कहाँ है? अरे खत्म हो जाए, इतना कम वो पानी डिस्चार्ज करेंगे कभी कभी। और मान लीजिए कभी ऐसा हो गया कि ग्रिड में पावर का रिक्वायरमेंट कम है, वो कम पानी मतलब कम जनरेटर्स चला रहे हैं, फ्लो ही कम हो गया, खत्म सर। ये हो चुका है कि मतलब पूरा, जैसे अभी चाइना में, अभी ताज़ा बात कर रहा हूँ, बहुत बुरा सूखा पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? डैम के ऊपर डैम के ऊपर डैम बना दिए हैं, तो वो ड्राउट कंडीशन ही बनाता है। और दूसरा, फ्लडिंग भी आप कर सकते हैं बिना वार्निंग के, यानी कि
आपके पास बड़ा रिजर्वायर है, मान लीजिए किसी का दिमाग खराब हो गया है, जैसे कि इसीलिए आप लोग सुनते होंगे कि पॉलिटिक्स में स्टेट्स बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं डैम के चक्कर में, और वो कारण है उसका कि मान लीजिए अगर कोई ऊपर वाले एरिया में डैम बना लेता है, जैसे मान लीजिए कोई यूपी में डैम बना लेता है, वो बोलता है भैया हम नीचे वाले मध्य प्रदेश की बैंड बजा देंगे, वो कर सकता है, वो कर सकता है, भैया हम डैम बना के रोक देंगे पानी आपका, क्या कर लीजिएगा। तो और वही बात है, वो डैम उनके अंदर है तो वो स्टेट जुरिस्डिक्शन के अंदर आ जाता है, दूसरा स्टेट के लटक जाएंगे। और ये कंट्रीज में होता है, कैसे कि कोई नदी जो है वो बॉर्डर का कोई लेना देना नहीं है उसको। तो कई बार नदी होती है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाती है, और जो कंट्री दूसरे की बैंड बजाना था अपने कंट्री के अंदर डैम बना लेता है, ये तो भैया हमारा प्रोडक्ट है, ला भैया आप सूख गए, काम खत्म। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप फ्लडिंग भी कर सकते हो, कि मान लीजिए आपने डैम बना के रख लिया था, वो लोग मैनेज करना सीख लिए, सब चीज़ वो किसी तरह करके सॉर्ट कर लिए, कुछ ना कुछ करके उन्होंने मैनेज कर लिया, आपकी जल गई कि यार ये क्या बात हुआ। हम तो सोचे इनको जो अफ्रीका में होता रहता है कि लिटरली आप कभी देखिए अफ्रीका मैप में कहाँ कहाँ डैम बना, आप देखो भाई ये तो बूम डिवाइसेस के तौर पर बनाया जा रहा है कि भैया हम तुमको उड़ा देंगे। लिटरली वो लोग सब अपना सेटल करें, एक काम करो फ्लड मार दो, ये किया जा सकता है। ये समझ रहे, बहुत ताकतवर हथियार इंसान के हाथ में आ रहा है। और वाटर फ्लो हमारे लिए कंपलसरी है सर, उसमें ऑप्शनल नहीं होना चाहिए। अगर नदी चल रही है तो पानी हमारे पास आना चाहिए, पानी बीच में रिजर्वायर में गायब हो जाए ये नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत सीरियस सिचुएशन देता है जहाँ पे स्टेट और नेशन रोक सकती है, ब्लॉक कर सकती है, या ज़बरदस्ती का कोई डुबा भी सकती है। जैसे चाइना के केस में देखिए डैम से सब लोग क्या बेचते हैं कि गर्मी में कभी सूखा नहीं आएगा और बारिश में कभी बाढ़ नहीं आएगा। हुआ क्या, बारिश में उन्होंने डैम डिस्चार्ज करके रखा नहीं था, जबकि वार्निंग सब जगह से आई कि सर बहुत गंदा बारिश होने वाला है, डैम डिस्चार्ज रखो, मतलब ताकि उसका रिजर्वर नहीं कर पाए, ओवरफ्लो होने लग गया। तुरंत तुरंत डैम खोले, नीचे का एरिया फ्लड करने लगे, तुरंत तुरंत डैम खोले, एक दो डैम टूट गया क्योंकि बना ही नहीं था उतना ओवरफ्लो हैंडल करने के लिए। और बोले डिस्चार्ज उन्होंने करके रखा नहीं था पहले। डिस्चार्ज अगर आप स्लोली करते हो फ्लडिंग नहीं होती, थोड़ा सा पानी लेवल थोड़ा सा उठता है, कोई टेंशन नहीं। और अब मतलब सब डैम का डिज़ाइन रहता है कि अगर वो 48 आवर्स उनको टाइम दिया जाए, 2 दिन लगभग, वो आराम से सेफली डिस्चार्ज कर सकते हैं कि भैया हम संभाल लेंगे। तो वो सब किया नहीं गया, डैम पे डैम टूट गया और इतना बड़ा एरिया फ्लडिंग मारा, मतलब जो तबाही हुई है, ऑब्वियसली सीसीपी नहीं बता रहा है दुनिया को कितनी तबाही हुआ है, लेकिन सैटेलाइट में दिख रहा है सर ये जगह इस तरह का, मतलब ये तो पुराना है, दूसरा डैम देख लीजिए, मतलब यहाँ पे डैम लगाया गया, ये पूरा एरिया फ्लड प्लेन बन गया। तो समझिए बहुत तबाही मचता है। तो वही समझिए, और ये पॉलिटिकल टूल बन जाता है, लिटरली देश पे देश लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि भैया तुम अपने देश में बना लिए, इराक इजराइल का ये सब कॉमन बात है, डैम बना के लिटरली जंग स्टार्ट कर दी जा रही है। तो ये पॉलिटिकल भी कोई सेफ चीज़ नहीं है। जैसे मैं अगर बोलता हूँ सोलर फार्म अपने छत पे लगा लीजिए, किसी को कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लीजिए कल को हो जाता है, राजस्थान में बोलता है यार हम बहुत परेशान है, सब लोग हमसे बिजली का जो मन दाम मांगता है, लगाओ भैया पूरा थार डेजर्ट को कवर कर दो सोलर फार्म, कोई किसी का कोई लेना देना नहीं, भैया वो सूरज का है, आपको और हमारा कोई लोड नहीं है। तो ये समझिए पॉलिटिकली ये बहुत खतरनाक टूल बन जाता है। जैसे कि अभी कहा जाता है कि अगर ताइवान और चाइना में कभी बूम बम्बड़ी हो तो ताइवान को सिर्फ एक काम करना है, 3 गॉर्जस को ठोकना है, वो ठोका काम खत्म, चाइना का आधा सेंट्रल एरिया साफ हो जाएगा। तो वही समझिए पॉलिटिकल टूल बहुत खतरनाक, मतलब इंसान है तो इंसान के हिसाब से ना आप डिज़ाइन करोगे कोई चीज़ को, तो ये इंसान के नीयत को सूट नहीं करता है। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो हिसाब ये समझिए कि डैम एक फेल्ड आइडिया है, जितने भी कंट्रीज़ ने ट्राई किया डैम का, सब सोचे अच्छा, सब अच्छा, और शुरू में ग्रोथ भी मिला, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट आप देखेंगे उतना फायदेमंद नहीं हुआ जितना हम लोग सोच रहे थे। और इकोलॉजी को तो छोड़ ही दीजिए, वो साफ़ ही कर डाला, साफ़ ही कर डाला। जो नदी में मतलब प्रजातियाँ होती थी कि ये 100-150 प्रजाति है, वो नदी में अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो ये हो गया, ये हम लोग करके देख लिए कि भैया ये डैम इतना नुकसान करता है। और हिसाब ये समझिए कि नदी जो है वो तो हम लोग गायब ही कर डालें। तो नदी अभी नीचे मैंने 3 चार्ट दिया, जिसमें यूरोप का है, चाइना का है, समझ लीजिए नदी साफ कर दी है, नदी गायब हो गई सर, खत्म, खत्म, दी एंड, नदी था ही नहीं कभी यहाँ, ऐसा हम लोग कर दिए हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग से भी हो रहा है, और प्लस हर जगह जो रिजर्वायर आप बना दिए, जो कि चाइना में बहुत ज़्यादा, यांसी रिवर के पीछे कुछ ज़्यादा ही ये लोग पगला गए और बोले चूँकि पॉलिटिकल चीज़ था, सोचते उसते हैं नहीं, रिसर्च करते नहीं है, हर 100 किलोमीटर पे डैम है, सिर्फ रिजर्वायर पे पानी है और टगर रहा है पानी, और हर डैम वो अपने ऊपर वाले डैम को बोला है तुम खोलो, बोला है हम क्या खोलेंगे, हम बिजली कहाँ से देंगे अगर हम खोल दिए तो। सब बंदे समझ रहे, लिटरली पूरा देश का बैंड बच गया। और सोचिए यही वही देश है जिसको 1-2 महीना पहले डूब रहा था, कैसे सोचिए, जबकि डैम आप इसलिए बनाते हो ना कि भैया बारिश को हम संभाल लेंगे, गर्मी को भी हम संभाल लेंगे, हो उल्टा रहा है, गर्मी में और सूखा पड़ रहा है और बारिश में और बाढ़ आ रहा है क्योंकि आप ठीक से मैनेज नहीं कर रहे हो। ये हो रहा है, मैं आजकल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हो रहा है। और यूरोप में भी ये बात होता है। अब मैं काफ़ी बार न्यूक्लियर एनर्जी के अगेंस्ट रहता हूँ, तो जैसे अभी सब लोग कर रहे हैं फ्रांस के, देखो कोई टेंशन नहीं है, अभी उनकी बैंड बज रही है, सारे नदी सूख रहे हैं, तो रिएक्टर्स ठंडा कैसे रखोगे, उनके पास एक लॉ लगा दिया कि पानी सूखने लगा, जो रिएक्टर का मतलब समझिए कूलिंग लूप है उस कितना हॉट रहना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा पावर बनाने लगे तो हॉट पड़ जाएगा, तो वो बॉयल ज़्यादा कर देगा समुद्र को, समुद्र लाइक नदी को। तो गवर्नमेंट ने उसका लॉ बना दिया कि भैया प्लीज़ बहुत ज़्यादा बॉयल ऑफ मत कीजिए। फिर हो गया कि भैया जब रशिया वाला वॉर स्टार्ट हो गया तो क्या करें, नदी सुखाइए। तो समझ रहे हैं, इसीलिए हर चीज़ के बारे में हमको सोचना पड़ता है। नदी सुखा देना हम लोग कर चुके हैं,
तो आज जो नदी आप देख रहे हैं, चाहे वो ब्रह्मपुत्रा जैसा हो, चाहे वो गंगा जैसा हो, आराम से 20-30 साल में स्वाहा हो जाएगा वो, स्वाहा, खत्म, दी एंड। और गर्मी में तो आजकल कई जगह दिख रहा है लोगों को, अरे यार यहाँ पानी होता था, गायब हो गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारी नदियाँ खत्म हो चुकी हैं और फ्लड कंट्रोल और वाटर सप्लाई के लिए हमें कुछ दूसरा रास्ता खोजना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि सबसे बेस्ट ऑप्शन कहा जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कारण ये है कि नदी का जो ओरिजिनल सोर्स है वो है ग्लेशियर्स। अब बात है, ग्लेशियर्स तो खत्म हो गए सर, ग्लेशियर तो खत्म हो गए। जैसे ये ग्लेशियर का फोटो है 1986 का, 89 का, और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट कई किलोमीटर श्रिंक हो चुका है वो अंदर में 2019 का फोटो। और ये हर जगह है, हर ग्लेशियर आप देखेंगे जो मतलब ये पूरा माउंटेन रेंज वाइट रहता था, इतने स्लो होते थे इस पे, और अब ये ऑलमोस्ट श्रिंक कर रहा है। तो सारे नदी खत्म हो चुके हैं, सबका एक्सपायरी डेट आ गया है और आप मैथमेटिकली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भैया ये 35 साल के अंदर ये साफ हो जाएगा, ये 12 साल के अंदर साफ हो जाएगा, तो वो हो गया। तो बात है नदी में पानी कहाँ से आ रहा है, वो आ रही है फ्लैश फ्लडिंग से। यानी कि जो स्टीम जो था, क्लाउड जो बनता था समुद्र से, बॉयल ऑफ होकर स्टीम निकलता था, स्टीम जब यहाँ जाता था ठंडा माहौल से टच करने में बर्फ बन के गिरता था। ये समझिए एक तौर का रिजर्वायर था, ये कुदरत रिजर्वायर था, और ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होता रहता। तो इसीलिए 24/7 इंटू 365 हमारे पास पानी आता था। अब बात है कि यहाँ पे वो इतनी गर्मी है कि यहाँ बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, फ्लडिंग हो जा रही है। इसीलिए इंडिया में, चाइना में, हर जगह फ्लडिंग की खूब सारी मात्रा बढ़ा। कारण ये कि बर्फ़ बन के जो बफर होता था, क्योंकि अब बर्फ़ में क्या फ़ायदा है कि आप एक के ऊपर एक रख सकते हैं। पानी आप गिराएंगे, 1 मीटर पानी मान लिया आपने आसमान से गिरा, वो तो बह जाएगा ना। आप 1 मीटर बर्फ़ गिराएंगे, वो रुक जाएगा, उसके ऊपर आप एक और मीटर लगा सकते हैं। ऐसे ऐसे करके कई किलोमीटर तक आप खड़ा कर सकते हैं अगर चाहें तो हिसाब वही रहता है कि इसीलिए यहाँ पानी रुकता था, वो रुकने का काम खत्म हो गया। अब बारिश से बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, जब देखो तब फ्लैश फ्लडिंग हो जा रही है। कारण वही बर्फ़ है नहीं बफर करने के लिए। तो वही है, हमारे वाटर कंट्रोल और फ्लड कंट्रोलिंग के लिए हमें कुछ बेटर तरीका निकालना पड़ेगा, जिसमें क्योंकि हिसाब ये समझिए, अब सारे मैथमेटिशियन का हो चुका है प्रेडिक्शन की, मतलब आप पुराने टाइम का 1950s के आसपास का जो लोग शिमला मनाली का फोटो दिखाएंगे, अब बोले भाई यहाँ बर्फ़ क्यों गिर रहा है, आपको हजम नहीं होगा कि वो एरिया इतना अंदर, मतलब यहाँ हम लोग आज जाते थे, यहाँ बर्फ़ आता है, अब फोटो दिखाएंगे कि यहाँ तक बर्फ़ आती थी सर, आती थी। यहाँ लोग जानते हैं, मतलब मिलिट्री के कुछ लोग जनरल्स हैं कि भैया आजकल तो गाड़ी ले जाना बहुत आसान हो गया, हमारे टाइम में तो खुद के ले जाना पड़ता था। तो ये समझना बहुत ज़रूरी कि सारे नदी का टाइम खत्म हो चुका है, नदी एक्सपायर्ड हो गए, सारे के सारे नदी खत्म हो जाएंगे। तो डैम्स को अभी इसीलिए आपको डैम का न्यूज़ भी सुनने को नहीं मिला, क्योंकि जितने लोग को पता है समझदारी से कर रहे हैं, सर डैम खत्म, दी एंड, उसका टाइम खत्म हो चुका है। तो हम लोग को स्नोफॉल को तो समझना ही पड़ेगा, स्नोफॉल खत्म हो चुका है, उसके हिसाब से करना है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग ही इकलौता ऐसा औजार है जो इसको काफ़ी हद तक हमारे लिए मैनेज करने लगेगा, क्योंकि बारिश तो अभी भी होगी, क्योंकि जो स्टीम निकल रहा है, क्लाउड निकल रहा है, वो तो निकलेगा ही, और वो कहीं ना कहीं अपना एनर्जी डंप करेगा ही, बस वो फ्लैश फ्लडिंग बहुत करेगा। तो उसको सूखने के लिए हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, मतलब समझिए, कस के करना पड़ेगा। हर एक देश का स्क्वायर मीटर एरिया को रेन वाटर हार्वेस्टेबल कैपेबल बनाना पड़ेगा, नहीं तो फ्लैश फ्लडिंग हमें बैंड बजा देगी। तो यही समझिए, ये एक कड़वा सच है, बट सच है। नदी, मतलब आप लोग के सामने देख सकता हूँ कि आप लोग गर्मी में नदी देखते होंगे जिसमें रेलवे का पुल नीचे तक दिख जाता होगा, कि ये पुल मतलब मिट्टी पर रखा हुआ आपको दिखेगा। उतना सोचा ही नहीं था कि कभी पानी उतना नीचे गिरेगा। मतलब कई कई केसेस में मीटर मार्क रहते हैं कि हाँ ये इतना मीटर है, इतना 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 इतना, लेकिन नीचे लिखा ही नहीं, किसी ने पेंट ही नहीं किया था कि कभी उतना नीचे गया ही नहीं था, तो पेंट कहाँ से करते। लेकिन वो इतना नीचे सूख चुका है कि सर ये हो गया, नदी सारे का टिकट कट चुका है। इसीलिए डैम के पीछे अब कोई नहीं भागता है, समझदार लोग नहीं भागते। अब सीसीपी भागता है, उसके बाद बोलता है कि अरे हमारा यांगसी रिवर सूख गया, और करो डैम लगाओ। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कि डैम का आइडिया क्यों फेल हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।